नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं कुशाल सोलंकी हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखे गए यात्रा वृत्तांत लासा की ओर के प्रश्न उत्तर के संदर्भ में। हाँ, प्रश्न उत्तर, क्योंकि इससे पूर्व के भागों में हमने पूरे पाठ को बहुत ध्यान से और मनोयोग से पढ़ा। आज हम जुड़ने वाले हैं इसके संबंधित प्रश्नों के बारे में। भाई, इसमें कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं, कैसे प्रश्न बन रहे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर हमें किस प्रकार लिखना है, उन सारी बातों का समावेश आपके सामने है। ठीक है, बढ़ता हूं पहले प्रश्न की ओर। ठीक है, पहले प्रश्न की ओर अगर मैं बात करूं, देखिए पहला प्रश्न है, थोनला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? ठीक है, थोनला के पहले के आखिरी गांव में पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में, बात ध्यान देखना, यहां पर क्या है, भिखमंगे का वेश है। ठीक है, लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, सही जगह मिल गई। जबकि दूसरी बार यात्रा जब उन्होंने की तो उस समय वो भद्र वेश में भी थे, सज्जन व्यक्ति के रूप में थे, भिखमंगे नहीं लग रहे थे, उसके बावजूद भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। क्यों? क्या कारण रहा होगा? तो देखिए, कारण जो है, अगर हम इसमें इस पर समझें तो ये कारण जो है वो केवल और केवल यहां पर यह बनता है कि वहां के लोगों की मानसिकता किस प्रकार से थी। ठीक है, अगर आपकी जान पहचान है तो आपको अच्छा रहन सहन वहां पर मिल जाएगा, आपके रहने की अच्छी व्यवस्था आपको मिल जाएगी, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी। लेकिन यदि आपके वहां पर संबंध नहीं है, आप वहां पर किसी को नहीं जानते, तो अपरिचित लोगों के साथ में वो इतना मेल मिलाप नहीं करते। ठीक है, और सज्जन व्यक्ति के आने पर उन्हें यह डर भी रहता है, भद्र व्यक्ति के आने पर उन्हें चोरी होने का, अपने साथ लूट होने का डर रहता है। इस वजह से वहां के लोग जो है वो भद्र व्यक्ति को जो है वो उचित स्थान नहीं देते रहने ठहरने का। ठीक है, आगे बात समझ में, देखिए क्या कह रहे हैं हम। थोनला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व, जैसा मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, यहां पर मुख्य कारण क्या आता है? संबंधों का महत्व। क्योंकि यहां पर अगर हम बात करें तो अगर आपको लगा तो आपको याद होगा कि सुमति उनके साथ थे, और जहां सुमति साथ में थे तो वहां पर हर जगह पर उन्हें क्या मिलते थे? सुमति के यजमान। अब सुमति के यजमान जान पहचान वाले लोग मिलते थे, तो इसलिए उन्हें भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद भी, भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद भी अच्छा स्थान रहने को मिला। लेकिन भद्र व्यक्ति के वेश में थे तब जो है उन्हें बहुत गरीब से, एकदम गरीब से निम्न स्तर के झोंपड़े में उनको रहना पड़ा। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर उनकी पहचान नहीं थी। ठीक है, इसका मुख्य कारण है संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। अगर आपकी जान पहचान नहीं है तो यात्री को भटकना पड़ता था। ठीक है, और साथ ही साथ में क्या है, लोग वहां पर जो है वो किससे डरते थे कि हमारे साथ में कोई लूटपाट, भद्र व्यक्ति आए तो उसके पीछे जो है हमारे साथ कोई लूटपाट नहीं हो जाए। इस वजह से भी क्या करते थे, भद्र व्यक्ति को अपने घर में जगह नहीं देते थे। और क्यों नहीं देते थे उसका कारण यहां पर स्पष्ट कर रहा हूं। क्यों? देखो, तिब्बत के लोग शाम को 6 बजे के बाद में छन पीकर मस्त हो जाते थे, तब वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखते थे। वहां के लोग जो है वो शाम के 6 बजे के बाद में नशा कर लेते थे, और नशा करने के बाद में वे मस्त हो जाते थे, तो उन्हें यात्रियों के बारे में, उनकी सुख सुविधाओं के बारे में कोई भी परवाह नहीं होती थी। आगे बात यहां पर समझ में, मतलब मुख्य रूप से कारण तो है संबंधों का महत्व है, और दूसरा कारण हमारा जो बनता है वो है वहां के लोग जो है वो नशा करने के बाद में, छन पीने के बाद में सुख सुविधाओं पर ध्यान नहीं देते थे कि यात्रियों को कितनी सुख सुविधाएं हो रही है, नहीं हो रही है, कितने उन्हें अभाव हो रहे हैं, इन सब बातों पर वो ध्यान नहीं देते थे। आगे बात समझ में, आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 2 है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? हथियार का कानून नहीं था। ठीक है, हथियार का कानून नहीं था तो क्या था? तो अब यहां पर अगर हम इसको यूं समझे तो हम यूं कह सकते हैं कि लाठियों की तरह
लाठियों की तरह किसका प्रयोग? बंदूक व पिस्तौल का प्रयोग। हथियार कानून नहीं है, कोई जानता ही नहीं है हथियार अगर लेके आ गए तो पुलिस क्या करेगी, कोई मतलब ही नहीं था। तो लाठियों की तरह जो है वो किसका इस्तेमाल करते थे? बंदूक व पिस्तौल का प्रयोग करते थे। तो अब इससे यात्रियों को क्या भय रहता था उसको समझिए। उससे यात्रियों को, क्योंकि देखिए बात मैं बार बार आपको समझा देता हूं कि प्रश्न को समझना जरूरी है। अगर आपने प्रश्न समझ लिया उत्तर आपका निश्चित तौर पर सही जाएगा, अगर प्रश्न नहीं समझा तो उत्तर आप गलत ही लिखेंगे। तो इसलिए हमें प्रश्न के स्वभाव को, प्रश्न के प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? यात्रियों को किस प्रकार, देखो तिब्बत में हथियार का कानून नहीं है, एक तो ये बात भी है, और दूसरा यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो सन 1929 और 30 के तिब्बत में हथियार रखने के संबंधित कोई कानून नहीं था। इस कारण लोग खुलेआम पिस्तौल, बंदूक आदि रखते थे। आगे बात, हथियार का कानून नहीं था तो लाठी की तरह किसको रखते थे? पिस्तौल और बंदूक को। ठीक है। दूसरे, वहां अनेक निर्जन स्थान भी थे जहां न पुलिस का प्रबंध था न खुफिया विभाग का। वहां डाकू किसी को भी आसानी से मार सकते थे, इसलिए यात्रियों को हत्या और लूटमार का भय बना रहता था। आगे बात समझ में? भाई एक तो कानून नहीं था इसलिए लोग जो है वो क्या रखते थे? हथियार रखते थे। दूसरा जो है वो क्या रहता था कि मतलब अनेक ऐसे स्थान थे जो निर्जन स्थान थे, वहां से अगर कोई यात्री निकल रहा है तो वह अपनी सुरक्षा के लिए भी, ठीक है, अपने पास में हथियार लेके चलते थे। ठीक है, कोई भी अगर सामने अगर आता और मिल जाता था तो उन्हें यह लगता था कि ये हमें लूट नहीं ले, तो उस लूट और उस भय की वजह से, लूट के डर की वजह से वो क्या करते थे? हथियार लेकर चलते थे। इससे यात्रियों को अपनी हत्या होने का और लूटमार होने का भय हमेशा बना रहता था। आगे बात समझ में? आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? लंकोर का मार्ग याद कीजिए, क्या ऐसा कारण था? ठीक है, एकदम छोटा सा कारण मैं आपको यहां बता देता हूं, क्या कारण था? घोड़ा। अब आपको जो है इससे संबंधित पूरी बात याद में आ गई होगी, पूरी बात याद में आ गई होगी कि आखिर हुआ क्या था लेखक के साथ। तो यहां पर देखिए, हम लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से दो कारणों से पिछड़ गया। पहला था उसका घोड़ा बहुत सुस्त था, और दूसरा वह रास्ता भटककर 1.5 मील गलत रास्ते पर चला गया और उसे वहां से वापस आना पड़ा। घोड़ा बहुत सुस्त था, घोड़ा जो है बहुत सुस्त था, घोड़ा बहुत सुस्त था। तो देखो सीधी सी बात है, तो घोड़ा सुस्त था तो लेखक जो है वो उसको चलाने की कोशिश करता, तेज चलाने की कोशिश करता, वो और धीरे चलता, और लेखक ने उसे मारा नहीं। ठीक है, और लेखक को यह लगा कि चढ़ाई की वजह से इसको थकान हो गई होगी। ठीक है, दूसरा वह रास्ता भटक गया था। एक जगह आपको मालूम हो तो, जैसे अगर वही इस रास्ते से आ रहा है तो यहां पर अब जैसे दो रास्ते फूट रहे थे, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। ठीक है, तो वो पहले कहां चला गया? पहले वो बाईं तरफ चला गया। ठीक है, बाईं तरफ चला गया। अब यहां पहुंचने के बाद में थोड़ी दूर चला, 1.5 मील चला, उसके बाद में इसको पता चला कि मैं गलत हूं, तो वापस यहां से यू टर्न लिया, फिर यहां तक आया। अब देखो इतना तो रास्ता वापस तय किए, फिर वापस आगे बढ़ा, फिर वापस आगे बढ़ा, तब जाकर वह पहुंच पाया। तो इस वजह से, इन दो कारणों की वजह से लेखक अपने साथियों से पिछड़ गया। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे देखिए। लेखक ने शेखर विहार में सुमति और उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास नहीं किया। क्यों? लेखक ने पहली बार तो सुमति को यजमानों के पास में जाने से रोका, कहां? शेखर विहार में। लेकिन दूसरी बार उसको रोका नहीं। क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका वो बताना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका ताकि वह वहां जाकर अधिक समय न लगाए। इससे लेखक को एक सप्ताह तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ती। भाई लेखक को यह लगा कि अगर ये अपने यजमानों से मिलने गांव से गांव पर चला गया और उनको गंडे बांटने की कोशिश की तो उस समय में 1 सप्ताह बीत जाएगा और 1 सप्ताह मेरा समय जो है वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए लेखक ने उसको कहा कि मैं आपको पैसे दे दूंगा। याद आ गई ना बात, है ना? तो इसलिए लेखक ने उसको रोका। दूसरी बार क्यों नहीं रोका? दूसरी बार क्या हुआ? लेखक को वहां के मंदिर में रखी अनेक मूल्यवान हस्तलिखित पुस्तकें कौन सी मिली थी? कंजूर। कौन सी पुस्तकें थी? कंजूर। और कंजूर क्या थी? बुद्ध बुद्ध वचन के अनुवाद, बुद्ध वचन अनुवाद की पुस्तकें थी। तो उनको पढ़ने के लिए लेखक ने अपने मित्र को नहीं रोका, क्योंकि वो उस समय क्या चाहते थे? एकांत। बहुत मूल्यवान पुस्तकें थी, उनको पढ़ना चाहते थे,
ठीक है, वो पंक्ति आई थी ना, मैं पुस्तकों के भीतर था, उसका मतलब क्या हुआ, मैं पुस्तकें पढ़ने लग गया था, मूल्यवान पुस्तकें थी। ठीक है, वह एकांत में उनका अध्ययन करना चाहता था, इसलिए उसने सुमति को यजमानों के पास जाने की अनुमति दे दी। भाई पहली बार तो उसको लगा कि एक सप्ताह का समय लगा देगा, इसलिए नहीं दी। दूसरी बार वह खुद पुस्तकें पढ़ रहा था, लेखक कंजूर पढ़ रहा था, इस वजह से उसने अनुमति दे दी कि हाँ तुम जा सकते हो। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे देखिए प्रश्न। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कौन कौन सी कठिनाइयां लेखक को आई? और जैसे मैं बता रहा हूं, अगर आप यात्रा करते हैं तो कुछ आपके पास में सुनहरी यादें जब होती है, तो उन सुनहरी यादों में आपको सुखद पल भी होते हैं और दुखद पल भी होती है। यात्रा जब हम करते हैं तो कुछ हमारे पल अच्छे भी आते हैं और कई बार हमें जो है कुछ कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो लेखक को कौन कौन सी परेशानियां हुई उसके बारे में हम जानते हैं। क्या क्या परेशानी हुई? अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसमें एक बार वह भूलवश रास्ता भटक गया, दूसरी बार उसे बहुत तेज धूप के कारण परेशान होना पड़ा, और तीसरा अगर हम बात करें भरिया न मिलने के कारण सामान भी खुद उठाकर चलना पड़ा। भरिया का मतलब, भरिया का अर्थ हुआ भार वाहक, भार लेकर चलने वाले, भार लेकर चलने वाले, जो भार लेकर चल रहे हैं, ठीक है, वो भी नहीं मिले, तो सामान भी खुद उठाना पड़ा, तेज धूप का सामना करना पड़ा, और एक बार तो रास्ता भी भटक गया था। आगे बात समझ में? आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? उस समय का तिब्बती समाज, मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप कहीं की यात्रा करते हैं तो यात्रा के साथ साथ हमें उस समाज के परिवेश, वातावरण, वहां का खान पान, रहन सहन, बोली, भाषा, सारी चीजें हमें जानने को मिलती है। तो हमें यहां पर प्रश्न है तिब्बती समाज उस समय कैसा था? तो तिब्बती समाज कैसा था, आप देखिए कैसा था। अगर हम देखें, इसमें बात करें तो तिब्बती समाज में देखो उस समय छुआछूत, जाति पाति आदि कुप्रथाएं नहीं थी। ठीक है, महिलाएं पर्दाएं नहीं करती थी, कोई अपरिचित व्यक्ति भी किसी के घर में अंदर तक जा सकता है, वह अपनी झोली में से चाय की पत्ती देकर घर की महिलाओं से चाय बनवा सकता है, सास बहू कोई भी इसका बुरा नहीं मानती, बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को घर में नहीं घुसने दिया जाता था। ठीक है, तो इसको अगर हम न्यू समझें, नॉर्मल सी बात देखो, एक तो अगर हम कहें छुआछूत, छुआछूत नहीं था। ठीक है, जाति पांति, जाति पांति भी नहीं। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो क्या बात आएगी? इसके बाद अगर हम बात करें तो अपरिचित व्यक्ति, अपरिचित व्यक्ति भी आ सकता था, अपरिचित व्यक्ति को, और लेकिन हाँ, बहुत निम्न स्तर का अगर कोई भिखमंगा होता था तो उसको अपने घर में जगह नहीं दी जाती थी। ठीक है, उसको घर में जगह नहीं दी जाती थी चोरी के डर से। फिर अगर हम बात करें, जान पहचान होने पर ही यात्रियों के ठहरने का अच्छा प्रबंध करते थे। ठीक है, शाम 6 बजे के बाद वे छन पीकर मस्त हो जाते। हथियार का कानून न होने की वजह से लोग लाठी की तरह बंदूक का प्रयोग किया करते थे। अब ये बात हमें समझने वाली है कि तिब्बत के लोग जान पहचान होने पर ही यात्रियों को रहने के और खाने पीने की अच्छी व्यवस्था होती थी। शाम के समय, शाम के 6 बजे के बाद वो छन पीकर खुद मस्त हो जाते थे, तो उन्हें यात्रियों के बारे में कोई परवाह नहीं रहती थी। और हथियार का कानून न होने की वजह से लोग लाठी की तरह बंदूक और पिस्तौल का प्रयोग किया करते थे। आगे बात समझ में? ठीक है, बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, तिब्बत में जमीन की क्या स्थिति थी? जमीन जो थी उसकी क्या स्थिति थी, किस प्रकार जमीन जो है वो कैसे बंटी हुई थी, वहां पर खेती किस प्रकार होती थी, खेती जो संभालने वाले थे, उन जागीरों पर कौन प्रमुख होता था, इन सब के बारे में एक प्रश्न हमारा है कि वहां पर जमीन जो है वो किस प्रकार की होती थी। जमीन की अगर हम बात करें क्या स्थिति थी। ठीक है, तिब्बत का तिनरी प्रदेश जो है वो विभिन्न जागीरों में बंटा हुआ था। विभक्त का मतलब बंटा हुआ, विभक्त का मतलब क्या हुआ, बंटा हुआ। अधिकतर जागीरें विभिन्न मठों के अधीन थी, मतलब जागीरें थी। सबसे पहले जमीन जो थी वो किस में बंटी हुई थी? जागीरों में। ठीक है, जागीरों में थी, और जागीर भी किसके अंदर में आती थी? वो आती थी मठों के अधीन होती थी। ठीक है, बौद्ध मठ जो होते थे उसके अधीन होते। जागीरों के मालिक खेती का प्रबंध स्वयं करवाते थे। जागीरों के मालिक जो है वो खेती का प्रबंध जो है वो स्वयं करवाते थे। किससे? बेगार,
बेगार में मजदूरों से। भाई बेगार में जो मजदूर होते थे उनसे बेगार करवाकर अपना काम करवा लेते थे, खेती करवा लेते थे। कौन? जागीरदार। ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करें, खेती करने के लिए उन्हें बेगार में मजदूर मिल जाते हैं। सारे प्रबंध की देखभाल कोई भिक्षु करता है। उसका कोई जो भी जागीर के पास में जो भी जमीन होती थी, उस पर खेती होती थी, उस खेती के बाद में जो भी फसल होती थी, उसका पूरा का पूरा प्रबंधन जो है वो कौन करता है? उसका पूरा प्रबंधन जो है वो एक भिक्षु के द्वारा, बौद्ध मठ के द्वारा भिक्षु भेजा जाता था, वो ही करता था। और वो भिक्षु जो है वह जागीर के लोगों में राजा के सम्मान माना जाता था, समान सम्मान पाता था। आगे बात समझ में? ठीक है। ये वहां की जमीन की स्थिति थी, ये वहां की जमीन की जमीन जागीरों में बंटी थी। जागीर जो थे जागीरदार के पास थी। जागीरदार खुद खेती करते थे और बेगार में मजदूरों से बेगार करवाकर अपना काम निकलवाते थे। और उस खेती का प्रमुख प्रबंधन जो है वो किसके हाथ में होता था? मठ के हाथ में। वो भी भिक्षु जब भेजे जाते थे उनके हाथ में। और वो भिक्षु किसी राजा के समान ही सम्मान पाता था। आगे बात समझ में? आगे देखिए, लेखक को भिखमंगे का वेश बनाकर यात्रा क्यों करनी पड़ी? ऐसा क्या कारण था जिसके कारण लेखक को भिखमंगे का वेश बनाकर यात्रा करनी पड़ी? भीख मांगने वाले का वेश बनाना पड़ा, ऐसा क्या कारण था? तो देखो, इसके कारण में अगर हम बात करें तो आप एक सीधी सी बात समझने वाली है ये, कि अगर भिखमंगे के वेश में नहीं है तो सीधी सी बात है, किसका डर रहेगा? किसका डर रहेगा? हत्या व लूटपाट का। क्यों? क्योंकि डांडे जैसे निर्जन स्थान से निकलना पड़ता था। ठीक है, डांडे जैसे निर्जन स्थान से निकलना पड़ता था। और वहां पर आपके कौन रहते थे? डाकू। अगर डाकू रहते थे तो वहां पर अगर आप जो है वो भिखमंगे के वेश में नहीं होंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि वहां जो लोग हैं वो, अगर आप वहां से निकल रहे हैं तो डाकू जो है वो आप पर हमला कर सकते हैं। और जैसा आप पाठ में वर्णित है कि डाकू पहले मार देते थे, उसके बाद में देखते थे कि इसके पास में कोई सामान है या नहीं। तो इस वजह से लेखक को भिखमंगे का वेश क्यों धारण करना पड़ता था? तो इसका कारण यही बनेगा। तो आप देखिए उत्तर। पहाड़ों में लूटपाट और हत्या का भय बना रहता था। अधिकतर हत्याएं लूटपाट के इरादे से ही होती थी। लेखक ने डाकुओं से सुरक्षित होने का यह उपाय किया। उसने भिखमंगे का वेश बनाया। जब भी कोई संदिग्ध आदमी सामने आता वह कुची कुची एक पैसा कहकर भीख मांगने लगता। इस प्रकार उसने अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए भिखमंगे का वेश अपनाया। अपनी खुद की सुरक्षा और अपने सामान की सुरक्षा के लिए भिखमंगे का वेश बनाया। अब आप सोचिए कि अगर आप यात्रा कर रहे हो और अगर आपको कहा जाए कि आपको भिखारी के वेश में यात्रा करनी है, तो संभवतः हम एक बार के लिए मना कर देंगे। लेकिन लेखक ने यहां पर तिब्बत में जब उसने यात्रा की तब उसने इस बात को जान लिया था कि डांडे जैसी या अनेक ऐसी जो निर्जन स्थान है जहां पर डाकुओं का भय बना रहता है, वो डाकू आते हैं, मार देते हैं, सामान लूट लेते हैं। ठीक है, तो उस वजह से लेखक ने क्या किया? भिखमंगे का वेश बनाया। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे ही डाकू और आते या कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आता तो वे उनके सामने जो है वो भिखारी की, जो अगर हम बात करें, भिखारी की एक्टिंग करने लग जाते। और उसकी वजह से, भिखारी का नाटक करने की वजह से जो है उनके जान व माल की सुरक्षा हो जाती थी। आगे बात समझ में यहां पर, या किसी प्रकार का संशय है आपके? ये हमने पाठ से संबंधित जो जो प्रश्न थे उन प्रश्नों का समावेश यहां पर किया है। इसके माध्यम से हम जो है अपने पाठ के प्रश्नों को बहुत अच्छे ढंग से, अब यहां पर अगर हम जो है उत्तर संकेत बिंदु के रूप में लिखना हो तो हम जो है इसी में से संकेत बिंदु बनाकर लिख सकते हैं। विवरणात्मक के रूप में लिखना हो तो हमारा विवरणात्मक रूप में हमारे समक्ष है। ठीक है, संकेत बिंदु के रूप में होता है जब आपके जो है वो प्रश्न छोटा पूछ लिया जाए। ठीक है, छोटा पूछ लिया जाए। अब जैसे इसमें अगर इसी प्रश्न की बात करूं तो इसमें क्या हो जाएगा कि भाई भिखमंगे का वेश की यात्रा यात्रा क्यों कर रहे थे, तो उसमें क्या हो जाएगा? तो संकेत में क्या आ जाएगा? डाकुओं से बचने के लिए, खुद की और सामान की सुरक्षा के लिए। ये हो जाएगा आपका किसमें? संकेत के रूप में। अगर एक अंक का पूछा जाए तो वैसे आ जाएगा, 2 या 3 अंक का लिखा पूछा जाए तो आपका उत्तर विस्तारित रूप में आ जाएगा। तो कहने का अर्थ ही क्या है? कहने का अर्थ है कि भाव पल्लवन, मतलब आप उत्तर लिखते समय, उत्तर पढ़ते समय आप में क्या चीज होनी चाहिए? एक तो भाव पल्लवन, मतलब अपने भावों को आप विस्तार रूप दे सकें, और साथ ही साथ में होना चाहिए संक्षिप्तीकरण। ठीक है, जिसकी वजह से आप जो है ये स्पष्ट कर सकें कि हाँ भाई
इसका सारांश ये हो सकता है, इसका वृहद रूप ये हो सकता है। आगे बात समझ में? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न जो है बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किस किस प्रकार के प्रश्न हमारे बनते हैं, कैसे उनका उत्तर लिखना है, क्या उसमें समावेश करना है, अगर संकेत बिंदु आए तब हमें क्या करना है, संकेत बिंदु नहीं है और कम अंक का पूछा जाए तब हमें क्या करना है। तो कहने का अर्थ यह है कि भाव पल्लवन और भाव संक्षिप्तीकरण आप लोगों को बहुत अच्छे से आना चाहिए, और ये तभी आ सकता है जब आप पाठ को पंक्तिबद्ध रूप से पढ़ें। अगर आपने पाठ को बहुत अच्छे ढंग से सही पंक्ति के रूप में लाइन टू लाइन पंक्तिबद्ध अगर आपने उसे पढ़ा है, समझा है, तो आप अपनी बात का उत्तर बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से समझ में आ गए, और ये पाठ आपको पूर्णतः बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।